नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास अध्याय 5 में आंग्ल मराठा संघर्ष में प्रथम संघर्ष के बाद जो सालबाई की संधि हुई थी उसके बारे में है वो पढ़ेंगे। तो देखिए, वॉरेन हेस्टिंग कंपनी के जो गवर्नर थे और उसने जब बड़गांव की संधि को देखा और बड़गांव की संधि अंग्रेज़ों के लिए अपमानजनक संधि थी और इस कारण उसने बड़गांव की संधि को अस्वीकार करते हुए कह दिया कि इस संधि की शर्तों को पढ़ते ही मैं शर्म से डूब गया और 1780-81 में पुनः संघर्ष शुरू हो गया। अंग्रेज सेनापति गोडार्ड ने पेशवा के विरुद्ध पूना पर आक्रमण किया लेकिन पराजित हुआ। वॉरेन हेस्टिंग के विरुद्ध पूना पर आक्रमण किया लेकिन पराजित हुआ। पेशवा के विरुद्ध पूना पर आक्रमण किया लेकिन पराजित हुआ। और वॉरेन हेस्टिंग की दूसरी सेना जो पोफम के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? पोफम के नेतृत्व में थी, उसने सिंधिया को पराजित किया और सिपरी में सिंधिया पुनः कर्नल कामक की अंग्रेज सेना से पराजित हुआ। सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेज़ों के मध्य सालबाई जो संधि हुई थी 1782 में संधि करवा दी और इस संधि के साथ ही आंग्ल मराठा युद्ध है वो समाप्त हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं सालबाई संधि की मुख्य शर्तें। तो देखिए, सालबाई संधि की मुख्य शर्तों में पहली है माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में मान्यता देना तथा राघोबा को वार्षिक पेंशन दे दी गई। माधवराव द्वितीय को पेशवा की मान्यता एवं राघोबा को वार्षिक पेंशन दे दी गई। अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया था। अंग्रेजों ने वो राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन भी है वो दे दिया था। नंबर 2, सालसीट पर अंग्रेज अधिकार स्वीकार कर दिया गया तथा शेष सभी क्षेत्र मराठों को अंग्रेजों द्वारा पुनः लौटा दिए गए, जिसमें यमुना के पश्चिम में सिंधिया के क्षेत्र पुनः सिंधिया को हैं वो मिल गए। दूसरी शर्त थी कि सालसीट पर तो अंग्रेज़ों को अधिकार दे दिया गया तथा शेष सभी जो क्षेत्र है वो मराठों को अंग्रेज़ों द्वारा पुनः लौटा दिए गए, जिसमें यमुना के पश्चिम में सिंधिया के क्षेत्र है वो पुनः सिंधिया को है वो मिल गए। और इस संधि के तहत राघोबा का अंग्रेजों ने साथ देना छोड़ दिया था और राघोबा को है वो वार्षिक पेंशन पर जीवन निर्वाह के लिए बाध्य कर दिया था। तीसरी शर्त है फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर उसके सारे प्रदेश लौटा दिए गए। अर्थात फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया और उसे उसके सारे क्षेत्र व अधिकार है वो वापस दे दिए थे। और इसका परिणाम ये निकला कि सालबाई की संधि के बाद लगभग 20 वर्षों तक अंग्रेज़ों व मराठों के बीच में शांति बनी रही थी। कितने वर्षों तक? 20 वर्ष। लेकिन संधि से अंग्रेजों को मराठा शक्ति का
आकलन करने का अवसर मिला और अपनी सेना में वृद्धि का समय मिला। नाना फडणवीस और सिंधिया में मतभेद खुलकर सामने आ गए। अर्थात ये कह रहे हैं कि आकलन करने का अवसर मिला और अपनी शक्ति में वृद्धि का समय मिला। नाना फडणवीस और सिंधिया की मतभेद खुलकर सामने आ गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सालबई की संधि है उसमें 20 वर्ष तक शांति रही, लेकिन इसके बाद मराठों में आपसी फूट वो पैदा हो गई थी। नाना फडणवीस और सिंधिया दोनों के बीच में मनमुटाव पैदा हो गया था। अब देखिए इसके बाद शुरू होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और द्वितीय आंग्ल जो मराठा युद्ध है ये हुआ था 1802 से 1804 और यह युद्ध 2 चरणों में हुआ। पहला 1802 से 1804 ईस्वी व दूसरा युद्ध 1804 से 1805 ईस्वी तक। 1798 ईस्वी में साम्राज्यवादी लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। अर्थात 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और ये वेलेस्ली साम्राज्यवादी नीति का पक्षधर था और इसने भारत में आते ही 1798 ईस्वी में ही सहायक संधि नीति को लागू भी है वो कर दिया था। 1800 ईस्वी में मराठा दरबार में सिंधिया और होलकर में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद अपना वर्चस्व स्थापित करने को लेकर मतभेद शुरू हो गया था। अर्थात एक तरफ तो 1798 में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली जैसा साम्राज्यवादी गवर्नर आया व दूसरी ओर 1800 ईस्वी में जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई तो उनके बाद सिंधिया व होलकर के बीच का जो मतभेद है वो और भी तेज हुआ और खुलकर सामने आना है वो शुरू हो गया। इस समय बाजीराव द्वितीय पेशवा पर सिंधिया नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा और उस समय जो मराठों का पेशवा बाजीराव द्वितीय है उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने में या उनको अपने नियंत्रण में लेने में जो कौन सफल रहा था, बाजीराव द्वितीय को अपने नियंत्रण में लेने में ये रहा था सिंधिया। ठीक है। 1801 ईस्वी में पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठूजी होलकर की हत्या करवा दी थी। कब? 1801 ईस्वी में पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठूजी होलकर की हत्या करवा दी थी। होलकर ने पेशवा पर आक्रमण कर दिया। अक्टूबर 1802 ईस्वी को होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और विनायक राव को पेशवा बना दिया। अर्थात अक्टूबर 1802 ईस्वी को होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और विनायक राव को पेशवा बना दिया था। बाजीराव पेशवा की पुनः प्राप्ति के लिए अंग्रेजों की शरण में चला गया और जिससे अंग्रेजों को पुनः मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। अर्थात बाजीराव पेशवा पद की पुनः प्राप्ति के लिए अंग्रेजों की शरण में चला गया, जिससे अंग्रेजों को पुनः मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर है वो
मिल गया था। अब देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो अपन ने देखा है। अब इसमें देखिए युद्ध के कारण। अब युद्ध के कारणों में पहला कारण है पेशवा बाजीराव द्वितीय की अयोग्यता, अर्थात जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो अपन कह सकते हैं 1802 से 4 के बीच में हुआ था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने, जो साम्राज्यवादी था और भारत में साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और उसी दौरान जब 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई तो उसके बाद सिंधिया व होलकर में मतभेद बढ़ गए और सिंधिया व होलकर के मतभेद इस कदर बढ़ गए कि दोनों एक दूसरे को पराजित करने के बारे में सोचने लगे। और 1801 में जब पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी होलकर की हत्या करवा दी तो होलकर ने पेशवा पर आक्रमण कर दिया और अक्टूबर 1802 ईस्वी को होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को है वो क्या कर दिया, पराजित कर दिया। पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को 1802 में होलकर ने वो पराजित कर दिया और विनायक राव को पेशवा बना दिया। अब बाजीराव द्वितीय पेशवा पद की पुनः प्राप्ति के लिए अंग्रेजों की शरण में चला गया और अंग्रेज इसी चाल के लिए तो लालायित थी, वो यही तो चाहते थे और उनका सपना पूरा हुआ और उन्हें मराठों की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर है वो मिल गया। अब देखिए युद्ध के कारण तो पेशवा बाजीराव द्वितीय की अयोग्यता, अर्थात उस समय मराठों को एक शक्तिशाली व मजबूत पेशवा की जरूरत थी, लेकिन उस समय में उनके पास जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय वे सही रूप से योग्य नहीं थे। तो देखिए पेशवा अपने ही मराठा सरदारों की समस्याओं का ठीक प्रकार से समाधान नहीं कर पाया। वह नाना फडणवीस से मुक्ति पाने के लिए दौलत राव सिंधिया से संबंध सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा था और इसी मध्य होलकर व सिंधिया के बीच संघर्ष छिड़ गया तो बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में है वो चला गया था। तो देखिए इसी मध्य होलकर व सिंधिया के बीच संघर्ष छिड़ गया तो बाजीराव द्वितीय है वो किसकी शरण में चला गया, अंग्रेजों की शरण में है वो चला गया। नंबर 2, मराठा सरदारों में आपसी द्वेष। तो देखिए मराठा राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करने को लेकर होलकर व सिंधिया में प्रतिस्पर्धा थी और इसी फूट का लाभ अंग्रेजों को मिला था, अर्थात मराठा राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करने को लेकर होलकर व सिंधिया में प्रतिस्पर्धा थी और इस फूट का लाभ है वो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। तीसरा है नाना फडणवीस की मृत्यु। तो देखिए 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु के पश्चात मराठों को एक करने वाला कोई नेता नहीं रहा था, मराठों की एकता करने वाला कोई नेता नहीं रहा था और परिणाम स्वरूप मराठा सरदारों में आपसी कलह बढ़ गया था और वह कलह युद्ध के रूप में परिणत हुआ था और उनके मध्य में संघर्ष शुरू हुआ था। चौथा है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। तो देखिए 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और लॉर्ड वेलेस्ली का प्रमुख उद्देश्य
अंग्रेजों के साम्राज्य को प्रसार करना था और उस समय भारत में महत्वपूर्ण शक्ति मराठा थे और मराठों पर आक्रमण करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने अपदस्थ पेशवा के साथ बैसिन की संधि कर ली थी। अपदस्थ पेशवा का मतलब बाजीराव द्वितीय के साथ उन्होंने कौन सी संधि की थी? उन्होंने बैसिन की संधि, अर्थात अंग्रेजों को मराठों की आपसी फूट का फायदा मिला। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद कोई ऐसा योग्य मराठा नहीं था, जो पेशवा नहीं था, जो मराठों की शक्ति को एकजुट कर सके। सिंधिया व होलकर के बीच मतभेद बढ़ गए थे। सिंधिया को पेशवा बाजीराव द्वितीय का साथ मिला और जब 1802 में युद्ध हुआ तो युद्ध में पेशवा व सिंधिया दोनों पराजित हुए। होलकर की विजय हुई और होलकर ने विनायक राव को नया पेशवा बना दिया। इससे पुनः पेशवा बनने के लिए बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में चला गया और उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली इसी फिराक में था। उसे मौका है वो हाथ लग गया और वह अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अब देखिए, अंग्रेजों व पेशवा अपदस्थ पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य जो बैसिन की संधि हुई थी 31 दिसंबर 1802 ईस्वी। 31 दिसंबर 1802 ईस्वी। अब बैसिन की संधि में क्या क्या शर्तें तय हुई थी? तो देखिए, स्थायी रूप से एक अंग्रेज सेना पूना दरबार में रहेगी और उसका वार्षिक खर्चा 26 लाख रुपए पेशवा अंग्रेजों को देगा। नंबर 2, कंपनी की सहमति के बिना पेशवा न तो किसी से युद्ध करेगा और न ही संधि करेगा और न ही किसी यूरोपियन को अपनी सेना में है वो रखेगा। सूरत शहर अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा निजाम गायकवाड़ के साथ सभी विवाद अंग्रेजों को पंच बनाकर निपटाए जाएंगे। बिना अंग्रेजों की अनुमति के कोई कार्य होने वाला नहीं है। 5वां है, पेशवा ने निजाम के राज्य को चौथ वसूली का दावा त्याग दिया। अर्थात पेशवा ने निजाम के राज्य से चौथ नामक कर की वसूली का दावा है वो त्याग दिया था। ये बैसिन की संधि की प्रमुख शर्तें थी। धन्यवाद।